मैं धर्मेंद्र चौहान, प्रवक्ता विद्युत, जीपीसी जैसलमेर से। आज हम EE 209 का एक चैप्टर है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सर्किट ब्रेकर, परिपथ वियोजक का अनुरक्षण तथा मरम्मत। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। सर्किट ब्रेकर एक तरह का बहुत बेसिक, जैसे आपका स्विच का जो काम होता है उसी तरह का फंक्शन होता है। क्या कहते हैं, पावर सिस्टम को ऑन या सप्लाई को ऑन या ऑफ करना। अब थोड़ा सा अंतर है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या जो आपके ट्रांसमिशन लाइंस होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं को, और जो अन्य इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होती है उनको, जो पावर सिस्टम में लगती है आपके मेन ग्रिड में, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को, ठीक है, सप्लाई को नॉर्मल और अब नॉर्मल कंडीशन में ओपन या क्लोज करना। नॉर्मल कंडीशन जैसे आपको कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो उसमें आपको सप्लाई को ओपन करना पड़ेगा या सप्लाई को काटना पड़ेगा। अब नॉर्मल मतलब कोई जैसे आपका कोई फॉल्ट हो गया, आपकी कोई ट्रांसमिशन लाइन थी, वो एक लाइन अर्थ हो गई, तो उसमें भी हैवी करंट फ्लो होगा, तो उसको भी आपको फॉल्टी सेक्शन को अलग करना होगा। तो दोनों ही नॉर्मल और अब नॉर्मल सेक्शन में परिपथ को बंद और खोलने वाले मुख्य और सहायक उपकरण स्विच गियर कहलाते हैं। तो जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो एक महत्वपूर्ण स्विच गियर उपकरण है। जब कोई सर्किट छोटा सा होता है तो उसमें जो आप सरल स्विचों का यूज़ करते हो, ठीक है, और लघु परिपथ होता है तो आप फ्यूज़ का यूज़ करते हो। परंतु ये जनरली बहुत छोटे लेवल पे ही यूज़ हो सकते हैं, जहाँ बहुत कम पावर हो और जहाँ कम वोल्टेज रेटिंग हो। बड़ी वोल्टता पे यानी उच्च वोल्टेज और हाई पावर रेटिंग के लिए हमें सर्किट्स ब्रेकर की आवश्यकता होती है फॉल्ट कंडीशन में चालू और बंद करने के लिए, ठीक है। तो इसके सर्किट ब्रेकर को जो कमांड होती है वो मैनुअल भी हो सकती है, और फॉल्टी कंडीशन में हम इसको कमांड देते हैं रिले के द्वारा, ठीक है। रिले सर्किट में जो अबनॉर्मल कंडीशन में जो क्या कहते हैं राशियाँ होती है उनको सेंस करती है, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रिक्वेंसी, पावर, उनको सेंस करके सर्किट ब्रेकर के ट्रिप मैकेनिज्म को कमांड भेजती है, ठीक है। तो बेसिक सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन क्या है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया गया होगा। सर्किट ब्रेकर में एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों जो कॉन्टैक्ट है आपस में जुड़े हुए होते हैं और सप्लाई का फ्लो बनाए रखते हैं, ठीक है। जब कभी भी अब नॉर्मल कंडीशन होती है तो सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म क्या करता है, मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देता है, ठीक है। अब दोनों तरीके से हो सकता है, ये मैनुअली भी हो सकता है, जब आपको लाइन के ऊपर काम करना हो तो आप मैनुअली ऑन ऑफ करोगे, और जब फॉल्ट हो जाएगा तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिले, ठीक है। जैसा कि आपको एक डायग्राम में बताया गया है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, और मैकेनिज्म है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ब्रेकर। एक सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ये क्या करती है, ये करंट को सेंस करती है। आपका ये जो सर्किट है इसके अंदर करंट कम है, ज़्यादा है, ओवरलोड हो जाएगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, अगर फॉल्ट होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, फॉल्ट होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इस समय ये जो अब नॉर्मल जो क्वांटिटी हुई है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो अब नॉर्मल हो गई, नहीं, हायर लेवल ऑफ करंट, उसको सेंस करता है रिले, और रिले आपका मैसेज भेजता है ट्रिप कॉइल, यानी जो सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप है, जो सर्किट ब्रेकर को जो ट्रिप करवाती है उसको, तो ट्रिप कॉइल को मैसेज भेजने के जस्ट बाद में आपका जो मैकेनिज्म है वो सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज करता है, ठीक है। उसका एक ही काम है, जब वो मैकेनिकली रूप से कनेक्टेड है तो वो मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग करेगा, ठीक है, मूविंग कॉन्टैक्ट को फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग करेगा। अब जब बहुत हैवी अमाउंट की करंट को हम अलग करते हैं तो वहाँ पर स्पार्क होने का खतरा रहता है। जब भी आप फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट को बहुत
हैवी फॉल्ट के ऊपर अलग करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। ठीक है, इस स्पार्किंग की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो जल जाते हैं, आंशिक रूप से भी जल जाते हैं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है तो पूरा सर्किट ब्रेकर ही जल जाता है। तो ये स्पार्किंग क्यों होती है ये अभी अपने इसमें कोर्स में नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है कि जब कभी भी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट को अलग किया जाता है तो हैवी फॉल्ट की वजह से, नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ हैवी फॉल्ट की वजह से वहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पार्क क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस स्पार्क को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे उसको घटा सकते हैं, तो उसकी विधियों के आधार पर ही हमारे जो अभी सर्किट ब्रेकर के अनुरक्षण में उसमें 3 तरह के सर्किट ब्रेकर हैं। तो नॉर्मल जो सर्किट ब्रेकर है उसमें किस तरह से चेकिंग करनी चाहिए, मतलब क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या चेक नहीं करना चाहिए नॉर्मल सर्किट ब्रेकर में। तो सामान्य स्थिति में ओवरऑल करना चाहिए हमको 3 वर्ष में एक बार। ओवरऑल मतलब पूरा ही उसकी संपूर्ण मरम्मत करना। ठीक है, और रिप्लेसमेंट अगर उसका जीवन काल पूरा हो गया और यदि उसकी लाइफ पूरी हो गई हो तो उसको रिप्लेस करना। और परिपथ वियोजक में कभी कभी प्रचालन की स्थिति में 6 या 12 महीने में एक बार निरीक्षण करना, और लगातार प्रचालन की स्थिति में कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा हो तो उसको 1 महीने या 3 महीने या निर्माता द्वारा मैन्युफैक्चर द्वारा जो स्पेसिफाइड किया गया हो उस समय में उसको निरीक्षण करना चाहिए। पीरियोडिक चेक, अगर आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसका ऑयल जांच करते रहना। ठीक है, फैब्रिक कपड़े से विद्युत रोधकों को साफ करना, पोर्सलिन के संपर्कों को चेक करते रहना, जो ट्रिप कॉइल के जो संपर्क हैं, रिले के जो संपर्क हैं, प्रचालन प्रक्रिया को चेक करना, यानी फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवी कॉन्टैक्ट प्रॉपरली एक दूसरे से अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नट बोल्टों को मजबूत करना, अर्थ प्रॉपर करना, सहायक स्विचों को चेक करना जो ऑक्सिलरी स्विचेज हैं, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उच्च वोल्टता मेगर जिसका 1000 वोल्ट डीसी हो उससे ज़रूर उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, और तेल की जांच करना, यदि ख़राब हो गया तो इसे रिप्लेस करना अगर ऑयल सर्किट ब्रेकर है। सावधानी से विद्युत रोधन का निरीक्षण करना, और ये काम सब एक सुपरवाइज़र की नज़र में, सुपरवाइज़र की जो उपस्थिति में होना चाहिए, जो अच्छे इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सुपरवाइज़र की उपस्थिति में होना चाहिए। और काम करने से पूर्व, किसी भी सर्किट ब्रेकर पर काम करने से पूर्व परमिट टू वर्क यानी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पावर सिस्टम में काम कर रहे हो, वहाँ पर सप्लाई एक साथ बंद नहीं होती है, किसी एक सेक्शन को बंद करके उसके ऊपर काम किया जाता है। तो सबसे पहले आपको PTW यानी परमिट टू वर्क किसी ऑथराइज पर्सन से लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे पहले करने के बाद में सर्किट ब्रेकर को बंद करना चाहिए, उसके लाइव पार्ट्स को अलग करना चाहिए। वहाँ पर जब काम कर रहे हो तो डेंजर नोटिस यानी खतरे का निशान लगाना चाहिए। ठीक है, और अर्थिंग ज़रूर करनी चाहिए, यानी आपको जिस पे काम करना है उसको प्रॉपर भू संपर्कित कर देना चाहिए। भू संपर्कन कार्यस्थल के दोनों छोरों पे करना चाहिए, मतलब आप एक लाइन पे काम कर रहे हो या एक लाइन के पार्ट पे कर रहे हो तो उसके दोनों लाइन के दोनों सिरों पे भू संपर्कित होना चाहिए, और जब 3 फेज पे काम कर रहे हो तो तीनों फेज भू संपर्कित होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन को शक्ति टूल्स और सुरक्षा उपकरण प्रदान करना चाहिए, और जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, जो वर्कर है, वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। आपके पास फर्स्ट एड किट अवेलेबल होना चाहिए, और जो PTW है, परमिट टू वर्क, आपको मिला है, जब काम पूरा हो जाए तो उसको निरस्त करवाना, स्विचिंग की अनुमति ऑथराइज पर्सन से ही वापस लेनी चाहिए। अब आप मेंटेनेंस, सर्किट ब्रेकर में क्या क्या मेंटेनेंस कर सकते हैं, मेनली जो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें क्या क्या मेंटेनेंस आपको करनी चाहिए नॉर्मली। क्लीनिंग, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्लीनिंग यानी सफाई। बाहरी सतह, जॉइंटों पर धूल मिट्टी गंदगी को साफ करना चाहिए। ठीक है, रुई का उपयोग तो नहीं करना चाहिए, धात्विक जो रेसे हैं उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर तेल वाला कोई हिस्सा है उसको साफ करने के लिए प्लास्टिक के टुकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ढीले भागों को, लूज पार्ट में कोई गंदगी ना गिर जाए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सफाई का द्रव कार्बनिक, विद्युत रोधन, प्लास्टिक वॉल गियर और बियरिंग, रबर संश्लेषण
तथा अन्य पदार्थों को साफ करने के लिए क्लीनिंग फ्लूइड्स का यूज अपन को करना चाहिए। अब जो दूसरा आता है इंसुलेशन, विद्युत रोधन, यानी आपको जो भी विद्युत रोधी जो सफाई है उसकी निरीक्षण और सफाई करना चाहिए। अगर उस इंसुलेशन के अंदर कोई क्या कहते हैं क्रैक्स आ गई है या पोर्सलिन है, उसको मोल्डेड इंसुलेशन की दरारें या क्रैक्स आ गए हैं तो उसको देखना चाहिए। ठीक है, ट्रैकिंग आ गई हो या कुछ चालन में ऐसे ट्रैक यानी ट्री की तरह लाइनें बन गई हो, बिस्टरिंग डिलामिनेशन, प्रतिरोध युक्त छालें या यांत्रिक क्षति आदि का निरीक्षण करना चाहिए। जो भी आपका इंसुलेशन है उसको कोई यांत्रिक रूप से डैमेज तो नहीं पहुंचा है, उसको आपको निरीक्षण करना चाहिए। जब तीसरा पॉइंट जो आता है सर्किट ब्रेकर एनक्लोजर, जो उसका सुरक्षा ढक्कन होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर विद्युत रोधन और इंटरलॉक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जहाँ पर भी एनक्लोजर के अंदर हीटर स्थापित किया गया हो उसका प्रचलन सही तरह से हो रहा है। हीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब नमी आ जाती है तो उस नमी को हीटर एनक्लोजर में दूर करने के लिए हम हीटर का यूज़ करते हैं। फिर आपका जो मेन आता है वो है मेन और आर्किंग कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दो होते हैं। ठीक है, तो अधिक जलने या क्षतिग्रस्त होने पर यह जांच लें कि पुनः व्यवस्थित, पुनः नया या बदलने की आवश्यकता तो नहीं है। मेन वाले जो कॉन्टैक्ट है उनको वापस बदलने की आवश्यकता तो नहीं है। परीक्षक यानी जो बैकिंग स्प्रिंग है वो सही तरह से बल लगा रही है या नहीं लगा रही है, ताकि वो दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए रहें। और यदि कोई आर्किंग कॉन्टैक्ट है वो थोड़ा ब्लैक हो गया है, ठीक है, तो जल गया है, तो उसको बारीक फाइल पेपर से या स्वच्छ कांच पेपर से, जो भी आपका जो उसको जो ब्लैक हो गया उसको साफ कर देना चाहिए। और इतना ही हटाना है कि वो स्वच्छ हो जाए। ठीक है, ज़्यादा हटाओगे तो दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा नहीं हटाना, जितना हटा सके उतना ही हटाना है। ठीक है, खरोचों को साफ करके चांदी की पॉलिश उपयोग में लेना चाहिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो स्पार्क क्रिएट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी कई डिवाइस होते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो जो पांचवा अपना पॉइंट है आर्क कंट्रोल डिवाइस। जो भी आपके आर्क कंट्रोल डिवाइस है उनको निरीक्षण करना, उनको साफ करना चाहिए। यदि वो जल गए हैं या उनके जो वॉल्यूम में कुछ चेंज हो गया है तो उसको बदल देना चाहिए। और जो आपके होल्स हैं या जो संपर्क रंध्र हैं वो साफ होने चाहिए। ठीक है, अब है आपका जो नेक्स्ट है आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो आपके आइसोलेटिंग कॉन्टैक्ट है वो कहीं से ख़राब तो नहीं हो गए हैं या उनमें इरोजन तो नहीं हो गया, तो उनको पुनः व्यवस्थित करना चाहिए, या वो ज़्यादा ओवर हीटेड तो नहीं हो गए तो उनको बदल देना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म जो आपके फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवी कॉन्टैक्ट को अलग करता है, जो 7वां पॉइंट है, उसकी जांच कर लेनी चाहिए। यंत्र युक्ति के निरीक्षण या जांच के समय ध्यान रखना चाहिए कि उंगली चपेट में न आ जाए। यदि किसी व्यक्ति के चलायमान भागों से जख्मी की संभावना को टालना चाहिए। ऊपरी स्लिप की सही सीलबंदी और स्प्लिट पिनों के खुले होने की जांच कर लें। देन जो आपका मैकेनिज्म के अंदर ही आपके ट्रिपिंग मैकेनिज्म जो उसको ट्रिप करते हैं, इस ट्रिपिंग मैकेनिज्म में अगर कोई भाग खराब हो गया है तो उसको बदल देना चाहिए। और विशेष पर्टिकुलरली सुनिश्चित करें कि ट्रिपिंग मैकेनिज्म में घूर्णित या फिसलने वाली सतह स्नेहन से मुक्त हो। और ओपनिंग रिलीज कॉइल प्लंजर का फ्री मूवमेंट, एक बार इसका फ्री मूवमेंट चालन करना चाहिए, देखना चाहिए आपको कि ये सही तरह से हो रहा है नहीं हो रहा है। क्लोजिंग मैकेनिज्म, बंद करने की यंत्र युक्ति। खराब भागों की जांच करें, उन्हें साफ करें और साफ करने के बाद में रिप्लेस कर दें। अधिक कहीं पर तेल और ग्रीस लगा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए। जहाँ डैम्पिंग युक्ति स्थित हो तो उसका सही प्रचालन, जहाँ पे डैम्पिंग युक्ति का हो तो उसका सही प्रचालन जांच लेना चाहिए। ऑक्सिलरी स्विचेज, इंडिकेटिंग डिवाइस और इंटरलॉक्स, जो भी आपके ऑक्सिलरी स्विचेज हैं उनको साफ करना चाहिए। उनकी ध्वनि स्थिति भी सही, मतलब जो अगर वो ऑपरेशन में होते हैं तो जो उनकी जो साउंड होती है वो भी करेक्ट हो। ठीक है, सुरक्षा गियर, प्रोटेक्टिव गियर्स भी इन पर ही निर्भर करते हैं। और जो आपके सीमाफोर्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ जो बटन, मतलब जिन पे ज़्यादा सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है उसका पता लगता है, तो वो भी प्रॉपर हो, उनका प्रचलन सही क्रम है। मतलब सर्किट ब्रेकर को अगर आपने ओपन कर दिया है
तो उसका इंडिकेशन सर्किट ब्रेकर्स के पर आना चाहिए, उसके सीमाफोर्स होते हैं उनका इंडिकेशंस आना चाहिए, अगर ऑफ है तो उसका इंडिकेशन भी आना चाहिए। इंटरलॉक और लॉकिंग युक्तियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। विशेषकर जो युक्ति भूसंपर्क और टेस्टिंग यंत्र से जुड़े हो, एक दोषपूर्ण और जीर्ण यंत्र भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। अब जो 9th पॉइंट है वो है ओवरलोड डिवाइसेस एंड प्रोटेक्टिव रिलेज। ओवरलोड डिवाइसेस एंड प्रोटेक्टिव रिलेज, तो जो भी आपके ओवरलोड की जो डिवाइसेस हैं या जो प्रोटेक्टिव रिले हैं उसकी स्थिति जांच कर लेनी चाहिए। जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया है, जो देखो सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, उसकी स्थिति सही है या नहीं है, रिले की स्थिति सही है या नहीं है, जो ये आपके प्रोटेक्टिव रिले हैं उनकी स्थिति को जांच कर लेना चाहिए। कहीं ये सामान्य स्थिति में तो प्रचलित नहीं हो रही है, उसकी जाँच कर लेना चाहिए। तो 10th पॉइंट है आपके इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर, जो भी आपके सीटी और पीटी है जो आपके इस काम में यूज में आ रहे हैं उनको सही टाइम पे चेक कर लेना चाहिए। कंट्रोल रिले और कॉन्टेक्टर, नियंत्रण तथा मुख्य परिनलिका सोलेनॉइड या मोटर परिपथ के साथ साथ मुक्त चालन के लिए यांत्रिक भागों का निरीक्षण करना चाहिए। जो भी आपके कंट्रोल रिले है और जो भी आपके ट्रिप मैकेनिज्म के साथ मोटर एसोसिएटेड है, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूवी कॉन्टैक्ट को आपस में अलग करने के लिए, तो उनके जो कॉन्टैक्टर सर्किट है उनकी जांच कर लेना चाहिए। मेन कनेक्शन, जो भी आपके सर्किट ब्रेकर का मेन कनेक्शन है वो मजबूती से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थ कनेक्शन 13वां पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना अर्थ कनेक्शन, प्रॉपरली अर्थ जो किया हुआ है उसकी जांच कर लेनी चाहिए, ताकि प्रॉपर अर्थ है या नहीं है हमें सर्किट ब्रेकर में ये जांच कर लेना चाहिए। सेकेंडरी वायरिंग एंड फ्यूज़, सभी संयोजन कसे हुए होने चाहिए और अच्छा संपर्क बना हुए होने चाहिए। अगर अच्छे संयोजन के लिए कोई भी प्लग संपर्क सही बल प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा है, संयोजन का टर्मिनल बॉक्स धूल से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, नमी से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। फ्यूज वगैरह प्रॉपर रेटिंग के होने चाहिए और उनकी जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, विद्युत रोधन है और निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर है हीटर्स यानी ऊष्मा, मैंने जैसे पहले अभी आपको अबव पॉइंट बताया कि नमी है, नमी से स्वतंत्र होना चाहिए आपका टर्मिनल बॉक्स या सर्किट ब्रेकर का एनक्लोजर, तो उस नमी को हटाने के लिए हम हीटर्स का प्रयोग करते हैं। बरसात के मौसम में हीटर्स का एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, तो वो प्रॉपर ढंग से कार्य करना है या नहीं है। सेफ्टी शटर, ठीक है, जब भी यह फिट किया है तो प्रत्येक पट का प्रचलन कार्य के प्रभावी अथवा अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। एक सेफ्टी शटर हमेशा होना चाहिए, ठीक है। बस बार और एंड बस बार चैम्बर्स, अगर जो सर्किट ब्रेकर बस बार से एसोसिएटेड है तो उस बस बार की भी जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। फाइनल वेरिफिकेशंस, फाइनल वेरिफिकेशन में आपको यह जांच कर लेना चाहिए कि जो प्रॉपर जो आपने इस तरह से आपने परीक्षण किया है वह सही है या नहीं है। और फाइनल परीक्षण के बाद में आपको मेगर के द्वारा विद्युत रोधन का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। हर एक जो उसके जो पॉइंट हैं, जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वहाँ पे विद्युत रोधन का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। तो हम पहले सर्किट ब्रेकर की तरफ आते हैं, जो आपको डायग्राम में बताया गया है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है वो होता है वहाँ पर ऑयल। सारे पॉइंट सेम हैं, बस 2-3 जो पॉइंट हैं वो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जो इतने सारे पॉइंट जो पहले हमने डिस्कस किए उससे बस 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम यूज़ करते हैं ऑयल्स का, यानी तेल का, विद्युत रोधन तेल का। तो जब कभी भी हम विद्युत रोधन तेल का यूज़ करते हैं तो हम तेल का सैंपल लेके उसका पैरा विद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसकी विस्कोसिटी यानी श्यानता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। और इसका तो पीरियडिकली, मतलब जो इसका जो मेंटेनेंस होता है 6 महीने का, 1 साल का, उसके अंदर हमेशा ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी की जांच कर लेनी चाहिए। और जब कभी भी आप स्विच गियर में तेल भरते हो तो वो वाला पार्ट नमी, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होना चाहिए, उसकी जो मॉइस्चर है उस कंटेंट को हटा देना चाहिए, क्योंकि नमी हमेशा तेल की विद्युत सामर्थ्य को कम करती है।
तो जो मेन जो इसका पॉइंट है, वो बाकी सब पॉइंट लगभग सेम है। जो मेन इसका पॉइंट है, इंसुलेटिंग ऑयल, तेल का एक नमूना लेकर परावैद्युत सामर्थ्य की जांच करना। तेल की सतह निर्धारित स्तर तक की होनी चाहिए और नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देती है। और स्विच गियर में कभी भी गर्म तेल, ज़्यादा गर्म तेल नहीं भरना चाहिए। ठीक है। देन उसका एक पॉइंट है टैंक और टैंक लाइनिंग। टैंक और टैंक के अंदर लाइनिंग, टैंक की लाइनिंग का जलने तथा अन्य क्षति के लिए निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण के दौरान किनारों पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि कहीं पे विद्युत रोधन उखड़ा तो नहीं है। यदि यह उखड़ता है तो नमी की उपस्थिति को दर्शाता है। यही नहीं नमी की आशंका है तो लाइनिंग के एक नमूने लेकर 105 डिग्री तक गर्म तेल में डुबा देना चाहिए। ठीक है। लाइनिंग को पुनः बदल देना चाहिए, जब तक फिट नहीं करना चाहिए जब तक कि टैंक पूरी तरह से स्वच्छ और शुष्क न हो जाए। गैसकेट का निरीक्षण करें, आवश्यकता हो तो बदल दें। गैसकेट यानी जो आपका बिल्कुल जो एयर है उसको आने से रोकती है टैंक के अंदर, गैसकेट और लाइनिंग। ठीक है। और टैंक बोल्ट हमेशा सही क्रम में यथावत कसे हुए होने चाहिए। टैंक लिफ्टिंग मैकेनिज्म, जब आपने टैंक है तो उसका लिफ्टिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर उसमें कोई क्षरण हो गया हो या कोरिजन हो गया हो तो उसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो ये जो एक दो इसमें 3-4 पॉइंट है वो एक्स्ट्रा है, एक इंसुलेटिंग ऑयल का, टैंक लाइनिंग का। ठीक है। और ये एक क्या कहते हैं टैंक लिफ्टिंग मैकेनिज्म का। कुछ और जो पॉइंट हैं वो मैं बता देता हूँ। इंसुलेटिंग ऑयल मतलब जब कभी भी आप देखते हो, अगर आप पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस कर रहे हो, जैसे आप कोई फॉल्ट नहीं आया बस ऐसे प्रिवेंटिव रूप से मेंटेनेंस कर रहे हो, तो क्या क्या देखना होता है। क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, कॉन्टैक्ट और आर कंट्रोल सर्किट सही होने चाहिए, आपके जो सर्किट ब्रेकर को ऑन एंड ओपन एंड क्लोज करने वाला मैकेनिज्म है वो सही होना चाहिए। ठीक है। और इंसुलेटिंग ऑयल सही होना चाहिए। जनरल मैकेनिकल इंस्पेक्शन उसका करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो अपना आता है सर्किट ब्रेकर वो है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पे ऑयल तो होगा नहीं, अब यहाँ पे जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम है वो एयर है। ठीक है। तो एयर में कुछ चीज़ें क्या एक्स्ट्रा देखनी पड़ती है अपन को, तो बाकी सब चीज़ें लगभग वो सही है, मेन कॉन्टैक्ट कंट्रोलर ये वह, कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको देखनी चाहिए। तो क्लीनिंग, ऑब्वियसली बात है क्लीनिंग तो होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग, जो वायु या जो वायु का झोंका आप दोनों जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच में डालने वाले हो उसका प्रॉपर प्रेशर देखना चाहिए फ्लो मीटर के द्वारा। यदि उसका इनपुट और आउटपुट दोनों जगह सेम नहीं है, समान पाठ्यांक नहीं दे रहा है फ्लो मीटर, तो कुछ ना कुछ आपकी एयर कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है। तो ये आपको उसका पता लगाना चाहिए एयर कंडीशनिंग का। इंसुलेशन आप पता करें, लोड कंट्रोल डिवाइस, भार नियंत्रण कियोस्क पर एक आपात छिद्र खोलने की व्यवस्था सामान्यतः अंदर या बाहर होती है, परंतु ये सुनिश्चित करें कि ये परिपथ वियोजक को सही प्रकार से ट्रिप करें। प्रेशर गॉज, दाब मापी, जो आप एयर अंदर थ्रो करेंगे, जिसको एयर का आप फ्लो करवाएंगे जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम के, तो उसका प्रेशर प्रॉपरली नाप या उसका प्रेशर है उसका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और इंटरपोल लिंकेज, ध्रुवों और अंतर्ध्रुवों के मध्य न्यूनतम समय परास को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्ध्रुवों में सावधानीपूर्वक संबंधकारी पिनें या लिंकेज पिन लगी होती है। अतः इन पिनों की सही तरीके से जांच करें, सभी नट बोल्टों के कसे होना और सभी चूल पिनों के सुरक्षित होने का सत्यापन करें। अब सीक्वेंस आइसोलेटर, जब आपके जो गतिशील संपर्क हैं उनके जलने के चिन्हों की जांच करें और आवश्यकता हो तो उसको पुनः बदल भी दें। मेन मैकेनिज्म सेम ही है। लोकल एयर रिसीवर और प्रेशर वेसल, स्थानीय वायुग्रह और दाब पात्रों को स्वच्छ रखना चाहिए। सतह के पेंट के खराब होने पर पुनः आपके जो लोकल एयर रिसीवर है उनको साफ रखना चाहिए। अगर उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एयर सील्ड होने चाहिए और उसमें दाब पात्र का निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद में जो मेन इसके जो पॉइंट हैं, एनक्लोजर, आइसोलेटिंग और अर्थिंग सिंक्स, फाइनल वेरिफिकेशन,
लगभग सेम है। जो हमारा जो तीसरा सर्किट ब्रेकर है उसमें आते हैं हम, वो है SF6 सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस वाले सर्किट ब्रेकर। वहाँ पे पहले हमने ऑयल का यूज़ किया था, फिर हमने एयर का यूज़ किया। यहाँ पे हम करते हैं आर्क क्वेंचिंग मीडियम SF6 सर्किट, SF6 गैस का। तो SF6 गैस में जो पहला पॉइंट है क्लीनिंग, ऑब्वियसली बात है पूरे क्लीनिंग होनी चाहिए। सर्किट ब्रेकर एनक्लोजर गैस सिस्टम जो मेन सिस्टम है कि जो आपकी गैस प्रणाली है वो आवश्यक दाब पर प्रचालित होनी चाहिए। डायल यानी जो उसके जो गैस संग्रहित कर रखी है उसका प्रेशर बिल्कुल सही होना चाहिए, और जो उसका प्रेशर और ताप की स्थिति है उसका नियमित अंतराल पर आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, फिल्टर और अगर कुछ ख़राब हो गया और डेसी करंट को बदल देना चाहिए। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का नमूना ज़रूर लेना, जैसे आपने ऑयल सर्किट ब्रेकर में उसका नमूना लिया था ऑयल का, वैसे ही SF6 गैस की भी जांच करनी चाहिए। SF6 गैस की जांच करने में हम 2-3 टेस्ट करते हैं। कंडेंसेशन टेम्परेचर, संघनीकरण ताप, यानी कहीं गैस कंडेंस तो नहीं हो जाएगी, उसका ताप जरूर मेजर करना चाहिए। तो निर्धारित की होती है निर्माता के द्वारा। इस प्रकार सामान्यतः यह न्यूनतम परिवेश तापमान से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि गैस के संघनन का ताप स्वीकार्य ताप से अधिक है, यानी जो संघनन का ताप स्वीकार्य ताप से अधिक है, तो गैस को बदल देना चाहिए। दोष के कारण का पता अवश्य लगाना चाहिए, और नई गैस भरने से पूर्व परिपथ वियोजक को सुखाया जाए और पुनः भरने के बाद संघनन ताप अवश्य जांचें। फिर आता है आपके SF6 गैस में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः 1% आयतन से कम होनी चाहिए। जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको जरूर जांच लेना चाहिए। ठीक है, यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति बहुत ज़्यादा अधिक है तो अतिरिक्त ऑक्सीजन को अवश्य हटाना चाहिए, जो कि डैम्पिंग के द्वारा बाहर निकाली जा सकती है। ठीक है, अम्लता और द्रव में परिवर्तनशील फ्लोराइड की SF6 गैस में उपस्थिति का उपयुक्त अंतराल पर निरीक्षण है। कोई जो एसिड है, अम्लता है और द्रव में परिवर्तनशील फ्लोराइड की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। जो एक पॉइंट है इंसुलेशन, लोकल कंट्रोल कियोस्क, प्रेशर गॉज, ये जो सेम वैसे ही हैं। प्रेशर स्विच, दाब स्विचों का सही प्रचालन समय समय पर सुनिश्चित करें। यह मानक गैस के सापेक्ष सामयिक आंशिकित होना चाहिए। और जो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, लोकल रिसीवर और प्रेशर वेसल्स, SF6 गैस हीटर, जो आपके गैस ऊष्मक हैं, जो ये देखते हैं कि कहीं द्रवीकरण तो नहीं हो रहा है गैस के अंदर, तो उसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्टिव ट्रांसफार्मर है, ओवरलोड डिवाइस है, ये बाकी सब जो अपने सबसे पहला सर्किट ब्रेकर का जो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर का था उसकी तरह ही सेम है। ठीक है, थैंक यू।